जंगल के बीचों बीच एक सैनिकों का समूह घबराहट में इधर उधर भाग रहा है। उनके साथी एक एक कर रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। अंधेरे में छुपे किसी डरावने राक्षस की मौजूदगी महसूस हो रही है। मर्क जब होश में आता है तो पाता है कि उसके आसपास कोई नहीं बचा। हालत और भी खराब तब हो जाती है जब उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। मर्क धीरे धीरे उसमें डूबने लगता है। तभी एक मजबूत हाथ सामने आता है। मर्क को लगता है कि उसे बचा लिया गया है, लेकिन अगले ही पल सामने एक डरावना चेहरा प्रकट होता है और पूरा जंगल ज़ॉम्बियों की चीखों से गूंज उठता है। असल में कुछ समय पहले जापानी सेना ने थाईलैंड के दक्षिणी तट पर हमला बोला था। वहां मौजूद युवा थाई सैनिक जो कभी युद्ध में नहीं उतरे थे, डर के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि युद्ध भूमि पर एक जापानी कंटेनर से एक ज़ॉम्बी बाहर निकल चुका था। जल्द ही जापानी कमांडर ने थाई सेना के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और कहा कि उनका उद्देश्य केवल थाईलैंड पार कर म्यांमार के रास्ते चीन के दक्षिण पश्चिम तक पहुंचना है। उन्होंने अपने गुप्त हथियार बायोवायरस से तैयार की गई ज़ॉम्बी सेना भी दिखा दी। थाई अधिकारियों ने आखिरकार बिना लड़े रास्ता छोड़ देने का फैसला किया, पर जापानी भी यह नहीं जानते थे कि ज़ॉम्बी उनकी ही जमीन पर गायब हो गया है। इसलिए उन्होंने फौरन जंगल में उसे खोजने के लिए एक बटालियन भेज दी। एक टीम जब एक गांव से गुजरी तो वहां उन्हें चारों ओर सिर्फ कटे फटे अंग दिखे। उन्हें समझ आ गया कि ज़ॉम्बी आसपास ही है, लेकिन उन्होंने ज़ॉम्बी की ताकत को बहुत कम आंका था। जब वे बिना कुछ पाए लौटकर अपने अधिकारी के पास पहुंचे तो देखा कि उसके सिर से एक और दिमाग उग आया था। गर्जना के साथ ज़ॉम्बी सैनिकों पर टूट पड़े। उधर थाई सैनिकों को भी कुछ अजीब लगने लगा था। लड़ाई से प्रभावित गांवों में एक भी पूरी लाश नजर नहीं आ रही थी। मोसान नाम का सैनिक चिंतित होकर इधर उधर देखने लगा। वह मर्क का बड़ा भाई था और अब वह अपने छोटे भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल अनजाने में मोसान को एक जाल का एहसास हुआ। जैसे ही उसे कुछ हलचल सुनाई दी, वह जल्दी से रस्सी के सहारे गड्ढे के नीचे उतर गया। लेकिन वहां उसने देखा एक ज़ॉम्बी जिसकी आधी खोपड़ी उखड़ी हुई थी। मोसान ने लकड़ी की छड़ी से उसके सिर को आर पार कर दिया। फिर भी वह ज़ॉम्बी पूरी ताकत से जिंदा था। डर के मारे उसके शरीर से पसीना बहने लगा। वह रस्सी पकड़कर वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसके पैर पकड़ लिए। अचानक उसने पास पड़ी एक जली हुई लकड़ी उठा ली। उससे उठी चिंगारी ने ज़ॉम्बी को आग के हवाले कर दिया। मोसान कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर होश में आते ही वह भागकर लौट गया ताकि अपने वरिष्ठों को इस बात की जानकारी दे सके। उधर बेहोश पड़ा मर्क भी अब होश में आ चुका था, लेकिन अब वह इंसान नहीं रहा। वह एक असली ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था। उसकी आंखों में जैसे आग सुलग रही थी और वहीं उसने एक जोरदार दहाड़ मारी। इसी दौरान थाई उच्च अधिकारी जापानी अधिकारियों के पास जा पहुंचे और उन पर सवालों की बौछार कर दी। ये फिर से जिंदा होने वाले राक्षस आखिर हैं क्या? अब जापानी अधिकारी भी समझ गए कि बात छुप नहीं सकती और उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। असल में उनका ज़ॉम्बी वायरस रिसर्च अभी शुरुआती दौर में ही था। संक्रमित लोग बहुत तेज और ताकतवर बन जाते हैं और अगर सुरक्षित स्थिति में हों तो अपनी मानवीय चेतना भी बरकरार रख सकते हैं। जापानी अफसर ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर तुम अपने देश को बचाना चाहते हो तो इस राज को गुप्त रखना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, थाई सेना को अब जापानी सेना के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज का सफाया करना होगा। मोसान, जो अब एक अधिकारी बन चुका था, हैरान था। ऐसे ताकतवर ज़ॉम्बीज को हराना नामुमकिन था। उनका सिर तक तोड़ दो फिर भी वो मरते नहीं। जापानी वैज्ञानिक ने मुस्कुराकर कहा कि ज़ॉम्बीज की एक घातक कमजोरी है। उनके शरीर से एक अजीब सी चिपचिपी तरल निकलती है जो वक्त के साथ स्वतः सुलगकर उन्हें जला देती है। बस ध्यान ये रखना है कि नए संक्रमित पैदा न हो, इस तरह वे अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक एक बहुत बड़ा खतरा भूल चुका था। ये ज़ॉम्बीज बुद्धिमान थे। मर्क को याद आने लगा जब भूख से तड़पते हुए उसने अपने ही गांव वालों को खाने की शुरुआत की थी। मर्क अब इस अधमरे हालात में जीना नहीं चाहता था, न इंसान न राक्षस। उसने जमीन से पड़ी हुई एक पिस्तौल उठाई और खुद को खत्म करने का इरादा किया। लेकिन तभी उसके शरीर से वो अजीब तरल बाहर निकलने लगा और उसका शरीर तेजी से गर्म होने लगा। लग रहा था कि अब उसका शरीर खुद ही जल उठेगा। उसी पल पहला ज़ॉम्बी यानी जापानी प्रयोग का मूल विषय अचानक दौड़ता हुआ आया और मर्क को कीचड़ से भरे गड्ढे में धक्का दे दिया। असल में वो ज़ॉम्बी अपने बुद्धिमत्ता के चलते इस बात को पहले ही समझ चुका था कि अगर शरीर को कीचड़ से ढक दिया जाए तो इस तरल के रिसाव को रोका जा सकता है। अगली सुबह मर्क कीचड़ से भरी एक प्राकृतिक गुफा से पूरी तरह तंदुरुस्त बाहर निकल आया। दूर से उसने उस ज़ॉम्बी को देखा जो अब एक छोटे झरने के पास अपने शरीर पर लगे कीचड़ को धो रही थी।
उसे एक बार फिर अपनी पत्नी की तस्वीर याद आ गई। अगर ये युद्ध न हुआ होता तो शायद वो दोनों आज भी साथ होते। साकुरा के फूलों के नीचे उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन अब वह भी एक जॉम्बी में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में पीड़ा थी, कीचड़ अब सूख चुका था, लेकिन वह हिली तक नहीं। जैसे जैसे शरीर से चिंगारियां उठीं, वह धीरे धीरे भस्म हो गई। मर्क ये सब देखकर भावुक हो गया। वापस गुफा में लौटते वक्त उसने अपने जैसे दूसरे जॉम्बीज, साथी और परिवार को याद किया और उनके दर्द को महसूस किया। उन्होंने तय किया कि अब गांव लौटकर चुपचाप अपने परिवारों को एक बार देख आएंगे। उधर जापानी सेना का एक अधिकारी, जो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, रात के अंधेरे में खुद को जख्मी कर जॉम्बीज को लुभाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतने बड़े शोर शराबे के बाद भी केवल एक जॉम्बी ही वहां पहुंचा। फिर भी जापानी अफसरों को इतना काफी था। उन्हें अब यकीन हो गया कि जॉम्बीज पर कोई भी शारीरिक हमला बेअसर है। पिछली रात उन्होंने एक जॉम्बी और उसके पिता को पकड़ लिया था। जैसे ही पिता पुत्र एक दूसरे को देखकर भावुक हुए, अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया और जॉम्बी के सामने ही उसके पिता को मार डाला। यह सब देख रहे मोसान का गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाया कि ये अफसर इंसान कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन उसे उसके साथियों ने वहां से खींचकर दूर कर दिया। उसी वक्त पिंजरे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। जॉम्बी खुद ही बाहर आ गया और बिना सोचे समझे अपने ही पिता की लाश को नोच नोच कर खाने लगा। फिर शोधकर्ताओं ने एक निष्कर्ष निकाला। भूख की हालत में जॉम्बी एक हिंसक जानवर होता है, जबकि पेट भरने के बाद उसमें इंसानों जैसी भावनाएं लौट आती हैं। एक बेहद शातिर योजना तुरंत उनके दिमाग में आकार लेने लगी। उधर गांव वाले एक बच्चे की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए शोक सभा कर रहे थे, मगर अचानक बड़ी संख्या में डरावने जॉम्बीज वहां आ धमके। दुर्भाग्य से इन जॉम्बीज में से कई भूखे थे। अब वे अपने परिवारों से मिलने की भावनाएं भूल चुके थे। जैसे ही पेट भरा, उनकी सोच सामान्य हो गई। लेकिन तब तक गांव वाले भयभीत होकर जंगल की ओर भाग चुके थे। एक छोटी बच्ची गिर पड़ी और डर के मारे जमीन पर बैठी रही। जैसे ही एक जॉम्बी उसके पास पहुंचा, तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। वह पहचान गई, ये उसका पिता था जो लौट आया था। इसी पल जंगल से जापानी सैनिकों की एक जोड़ी बाहर निकली। उन्हें यकीन था कि जॉम्बीज अपने परिवार के मुंह में वापस आएंगे और वे पहले से ही वहां घात लगाकर बैठे थे। एक विशाल हारपून फेंका गया, लेकिन निशाना जॉम्बी पर नहीं लगा, उल्टा उस छोटी बच्ची को लग गया। जॉम्बी ने गुस्से में दहाड़ मारी। तभी जंगल से उसके कई साथी बाहर निकल आए और इंसानों व जॉम्बीज के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। पास ही खड़ा मोसान तुरंत मौके पर पहुंचा। उसने एक नजर में अपने भाई मर्क को पहचान लिया। उसे लगा कि मर्क अब पूरी तरह जानवर बन चुका है और उसने बिना सोचे कई गोलियां चला दी। मर्क नहीं चाहता था कि वो अपने भाई से लड़े, इसलिए वो भागते हुए एक खाई के किनारे जा पहुंचा। वह अपने भाई को रोकना चाहता था, लेकिन सीने में और गोलियां लग गईं। मोसान ने खुद अपने हाथों से भाई को खाई में गिरा दिया। उसका दिल फट गया, लेकिन अगले ही पल खाई से मर्क का शरीर ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए फिर से दिखाई दिया। जब मोसान दोबारा होश में आया तो पाया कि वो खुद भी जॉम्बी बन चुका है। उसने गुस्से में आकाश की ओर दहाड़ मारी। यह दहाड़ सभी जॉम्बीज के दिलों की आग को भड़का गई। मगर जापानी सेना की चालें थमी नहीं थीं। उन्होंने सभी गांव वालों को एक अस्थायी मंदिर में इकट्ठा किया और ऐलान किया कि तस्वीर में दिखने वाला युवा सैनिक शहीद हो चुका है। मकसद बताया गया, मृत आत्माओं को घर वापस लाने के लिए एक भव्य आत्मा बुलाने की रस्म की जाएगी। मगर असली मकसद था जॉम्बी सेना को बाहर निकालकर खत्म कर देना और साथ ही जापानी सैनिकों के किए गए अपराधों को छिपा देना। लेकिन ये सारी बातचीत पिंजरे में बंद एक जॉम्बी ने सुन ली थी। उधर समुद्र किनारे की गुफा में जॉम्बीज फिर से भूख की वजह से एक दूसरे पर टूट पड़े। नए शामिल हुए मोसान ने यह सब देखा और लड़ते जॉम्बीज के बीच कूद पड़ा। उसने सबको समझाया, अगर भूख लगी है तो दुश्मन यानी जापानी सेना के पास चलो, आपस में लड़ना बंद करो। ठीक उसी वक्त वही जॉम्बी जो पकड़ा गया था वहां से भागकर वापस लौट आया। उसने जापानी सैनिकों की साजिश सबको बता दी। सभी जॉम्बीज बेहद व्यथित हो उठे, क्योंकि वे अब अपने परिवार को बचाने के लिए जंगल की ओर निकलना चाहते थे। मोसान ने तुरंत अंदाजा लगा लिया, यह जरूर कोई जाल है, वरना वह जॉम्बी इतनी आसानी से कैसे भाग सकता है। मगर अब किसी को अपनी जान की परवाह नहीं थी। जिंदा परिजनों से मिलना ही उनका अंतिम मकसद रह गया था। आखिरकार जॉम्बीज मोसान के नेतृत्व में गरजते हुए रोंदोंग की ओर निकल पड़े। उधर जापानी सैनिक पहले ही जंगल में जाल बिछा चुके थे। बेचारे गांव वालों को एक खुली जगह में घेर लिया गया था। जैसे ही जॉम्बीज धीरे धीरे सामने आए, अधिकारी ने निर्दयता से फायरिंग का आदेश दे दिया।
अपने परिवार को मरते देख जॉम्बीज पागल हो गए। उन्होंने दौड़कर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। मोसान ने गुस्से में अपनी पत्नी की गर्दन पर काट लिया। उसका इरादा था कि उसके अपनों की जान किसी और रूप में जिंदा रहे, मगर तभी जमीन से अचानक कुछ लोहे की सलाखें निकल आईं और सबको घेर कर जाल में फंसा दिया। यह जाल तो जापानी सेना ने पहले से ही बिछा रखा था, लेकिन उन्होंने जॉम्बीज की ताकत को कम आंका। मोसान के नेतृत्व में सभी जॉम्बीज ने एक साथ जोर लगाया और लोहे की सरियों को बलपूर्वक तोड़ दिया। गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और चंद मिनटों में ही जापानी सैनिक एक एक कर गिरते चले गए। अधिकारी जोया ने हालात बिगड़ते देख एक ग्रेनेड फेंका और मौके से भाग निकला। रात ढलने लगी। मोसान ने जब अपनी जॉम्बी बन चुकी पत्नी को देखा तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने सबके सामने अपनी योजना बताई, पास के सभी गांव वालों को जॉम्बी में बदलकर ताकत बढ़ाना और फिर जापानी सेना को पूरी तरह नष्ट कर देना। लेकिन उसका भाई मर्क सबसे पहले इसका विरोध करने खड़ा हुआ। मर्क ने कहा कि एक सैनिक का कर्तव्य है अपने देश और परिवार की रक्षा करना। जॉम्बी बनना ही एक भारी भूल है और वह नहीं चाहता कि उसका भाई इस भूल को और फैलाए। एक और जॉम्बी ने भी मर्क का समर्थन किया। जब मोसान ने देखा कि उसकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है तो वह गुस्से में आकर आगे बढ़ा और अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन उसकी पत्नी बीच में आ गई। वह नहीं चाहती थी कि वह इस हालत में जीती रहे, बल्कि चाहती थी कि मोसान की यादों में वह हमेशा वैसी ही सुंदर बनी रहे। अब मोसान पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। उसने भाई की बातों को अनसुना कर दिया और अपने लोगों को पड़ोसी गांवों पर हमला करने का आदेश दे दिया। वहीं दूसरी ओर जापानी अधिकारी जोया ने अपने असफलता का दोष वैज्ञानिक पर डाल दिया। उसने उसे गोली मार दी और वैज्ञानिक की डायरी से उसे जॉम्बीज की एक गुप्त कमजोरी का पता चला। इसके बाद उसने तुरंत आग फेंकने वाले हथियार फ्लेम थ्रोअर इकट्ठा करने का आदेश दिया ताकि वह इन जॉम्बीज को जड़ से खत्म कर सके। उधर मोसान की भी तैयारी जोरों पर थी। उसने अपने दाएं हाथ वाले जॉम्बी को भेजा, जिसने बड़ी संख्या में जापानी सैनिकों को लावा से भरी गुफा में खींच लिया। जोया को लगा कि उसके पास आग के हथियार हैं तो जीत उसी की होगी, मगर वह नहीं जानता था कि वह गुफा बहुत जटिल और संकरी है, जहां आग के हथियार असर नहीं दिखा पाए, जबकि जॉम्बीज कहीं से भी अचानक प्रकट हो सकते थे। हालांकि कुछ ही फ्लेम थ्रोअर ज्यादा प्रभावशाली थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हर जॉम्बी के पास फ्लेम थ्रोअर नहीं हो सकता था। कुछ ही क्षणों में अधिकांश जापानी सैनिक मारे गए। सिर्फ नेता जोया ही आखिरी सांस तक मुकाबला करता रहा। अंततः जब उसके फ्लेम थ्रोअर का ईंधन खत्म हो गया, वह भी गुस्से से भरे जॉम्बीज के झुंड के हाथों मारा गया। सभी जापानी सैनिकों के खात्मे के बाद मोसान जॉम्बी समूह को लेकर गुफा से बाहर निकलने लगा, मगर उसने सोचा भी नहीं था कि मर्क फ्लेम थ्रोअर लेकर गुफा के मुहाने पर उनका इंतजार कर रहा होगा। बिना कुछ कहे ही मोसान समझ गया कि उसके भाई का इरादा क्या है। अगर जॉम्बीज बाहर निकल गए तो वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। मर्क ने गुस्से में आग उगली और जलते हुए मोसान ने अपनी आखिरी ताकत से बाकी जॉम्बीज की ओर छलांग लगाई, और मर्क ने भी अकेले जीने का रास्ता नहीं चुना। वह निसंकोच अपने भाई के पीछे आग की लपटों में कूद पड़ा। यही थी पुनर्जीवन की लड़ाई की पूरी कहानी। यह जॉम्बी फिल्म बाकी सबसे अलग थी, जहां जॉम्बी के नजरिए से देशभक्ति और भावनाओं को दिखाया गया। भावनात्मक प्रसंगों को भी बहुत ही संवेदनशीलता से चित्रित किया गया था। लंबाई की वजह से निर्देशक अकियामा ने कई फ्लैशबैक सीन काट दिए, जिसके कारण मोसान का अंतिम बदलाव थोड़ा अचानक लग सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर जाकर असली फिल्म देखें, आपको बिल्कुल अलग अनुभव मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे।